चलिए स्टूडेंट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं जल्दी से। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब पहले 15 मल्टीपल जो हैं 8 के, उनका सम निकालिए। अब 8 का मल्टीपल हमें क्या पता पहला कौन सा है? 8 का टेबल आता है आपको क्या? हाँ, तो बस वही करना है। तो बेसिकली 8 का पहला मल्टीपल कौन है? 8 खुद है। 8 के टेबल में दूसरा क्या आता है? 16। तो दूसरा मल्टीपल 8 का 16 ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मल्टीपल 24, चौथा मल्टीपल 32 एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक निकालना है? आपको पहले 15 मल्टीपल का क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक है। पहले 15 मल्टीपल का सम। तो ऑब्वियस सी बात है, सम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए एन का फॉर्मूला तो नहीं लगाओगे आप, एस एन का ही लगाओगे, है ना। तो एस एन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब एस एन निकालना है, कितने टर्म्स का निकालना है? 15 टर्म का। तो आप क्या लिख दोगे? सम ऑफ 15 टर्म्स। n की वैल्यू 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, पहला मल्टीपल क्या है? 8 खुद ही है, प्लस n की वैल्यू अगेन, क्योंकि फर्स्ट 15 मल्टीपल की आप बात कर रहे हो तो 15, और डिफरेंस कितना है? 16 माइनस 8 में डिफरेंस कितना है? ऑब्वियस ही बात है, 8 का टेबल चल रहा है, 8 का टेबल चल रहा है, तो डिफरेंस भी 8 का ही होगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा 15/2, ये आ गया 16 प्लस 14 इंटू 8, ठीक है। 14 इंटू 8। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इस 2 को, ये एक टर्म है और ये दोनों एक मिला के एक टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये पूरी एक टर्म है और ये एक पूरी टर्म है, तो इस टर्म को भी 2 मिलेगा और इस पूरी टर्म को भी एक 2 मिलेगा। तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा और यहाँ पे 4 ज़ा। किसी के मन में आएगा कि 14 को क्यों नहीं काटा? मैंने बताया बेटा, ये पूरी एक ही टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक ही टर्म मानी जाएगी। या तो इसको दो 2 या तो इसको दो डिवाइड में, एक को ही मिलेगा, दोनों को नहीं। तो यानी कि 15 यहाँ पे 8 प्लस 14 4 सा कितना होता है? 14 2 सा होता है 28, तो 4 सा कितना आएगा? 56। 8 प्लस करो, 8 इंटू करो तो कितना आएगा? 64। तो 15 इंटू 64 आपको करना है और यू विल गेट योर आंसर। 15 इंटू 64 करो, कितना आएगा? 15। 64 इंटू 15 करो तो कितना आएगा? 960, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट दिस आंसर। तो ये 13 क्वेश्चन था, ठीक है। इजी सा था, छोटा सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द सम। अगेन सम निकालना है, मार्क कर लो, सम ही निकालना है। किसका सम निकालना है? ऑड नंबर्स का। किसके, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 50 तक। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड तो पता होना चाहिए आपको। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। 2 के टेबल से जो डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, है ना, 1, फिर 3 एक ऑड नंबर है, फिर 5 एक ऑड नंबर है, फिर 7 एक ऑड नंबर है, ऐसे सो ऑन आपको चलते जाना है। आपको सबका सम निकालना है टिल 50। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि 50 ऑड नंबर है बेटा, 50 ऑड नंबर है, तो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 50 को, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। मतलब 50 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 50 जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। तो ऑड नंबर क्या आएगा? 49। आई रिपीट, 50 जो है वो 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 मतलब कि 2 तो डिविजिबल है 2 से, 50 तो है डिविजिबल 2 से, इसका मतलब है वो इवन नंबर है। तो आप एक कम कर दिया, 49 जो है वो ऑड नंबर बन गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा? अगर आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है तो आपको एन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं है, एस एन के फॉर्मूले में एन तो चाहिए। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन कितना है? लास्ट टर्म कितनी है? 49। पहली टर्म तो 1 है, क्योंकि पहला ऑड नंबर 1 होता है। n-1 नहीं पता, डी की वैल्यू 2 है। कैसे? 3 में से बेटा 1 माइनस कर, 3 में से 1 माइनस करो, 2 आ गया। तो 49 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 48 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2। कोई बच्चा सोच रहा है 2 को भेजने का पहले 2 नहीं जा सकता, पहले ये प्लस वाला ही जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड करो 48 को 2 से, तो कितना आएगा? 24 इज इक्वल्स टू n-1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस में जाएगा ये 25। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 49 तक कितने ऑड नंबर हैं?
25। 1 से लेकर 49 तक कितने ऑड नंबर है? 25, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? सम निकालना है। अच्छा, अब देखो बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म क्योंकि गिवन है, क्योंकि लास्ट टर्म आपके पास अवेलेबल है, ए एन आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या बड़ा वाला नहीं लगा सकते? लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, बट हमें क्या करना है? कैलकुलेशन छोटी करने की कोशिश करनी है। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी आपकी। तो मैं यहाँ लिखूँगा एस, कितनी टर्म्स हैं 1 से लेकर 49 तक, कितनी टर्म्स हैं मैंने क्या बताया था? 25 टर्म्स हैं, यानी कि आपको निकालना है सम ऑफ 25 टर्म्स। एन की वैल्यू 25 हो जाएगी अपॉन 2, और ए की वैल्यू कितनी है? पहली टर्म कितनी थी? 1, आखिरी टर्म कितनी है? 49। तो यू विल गेट 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 50, 2 1 ज़ा 2 25 और 25 टू 25 कितना होता है? 625 इज़ द आंसर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स फॉर ऑड नंबर्स, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑड नंबर पता है आपको क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। 1 नहीं होता, फिर 2 होता है डिवाइड 2 से, फिर 3 होगा ऑड नंबर, फिर 5 7 ऐसे सो ऑन। 50 जो है वो एक इवन नंबर है। कैसे पता चला? 50 को 2 से डिवाइड किया आपने तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है 50 इवन नंबर है, तो उससे पहले क्या होगा? 49, ठीक है। आपने पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, क्योंकि एस एन के फॉर्मूले में चाहे आप पहले वाला फॉर्मूला लगाओ चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एन तो चाहिए होता है, कंपलसरी होता है। तो मैंने क्या सोचा, पहले एन निकाल लेता हूँ ए एन के फॉर्मूले से एंड देन एस। तो दिस वॉज 14th क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जो चारों है ना, ये 6 सॉरी क्वेश्चन जो है वो 6 के 6 आप इंपॉर्टेंट की तरह मार्क करोगे, ठीक है। ये आपके केस बेस में या ऐसे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आ सकते हैं, ठीक है। तो 6 के 6 आप मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। बट उस इंपॉर्टेंट में से भी कुछ ऐसे हैं जो आपको ना एक बारी में नहीं आएंगे, मतलब आपको जब भी आपको प्रैक्टिस करनी, जब भी आपको रिवाइज करना है वो तो करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ये इतना कोई लॉजिकली बहुत मुश्किल नहीं है या सोचने वाला नहीं है, सिंपल है ये बहुत, ठीक है। तो कोई ऐसा आएगा जो इंपॉर्टेंट भी है और लॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट भी है, मैं उसको फिर से मार्क करवा दूंगा। तो कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मतलब आपको एक कंस्ट्रक्शन की जॉब मिली है, मतलब आपको गड्ढा वड्ढा खोदना है मान लो, या आपको कोई लैंड बनानी, रोड बनानी है, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि मैं 1 सितंबर तक तेरे को पूरी रोड तैयार करके दूंगा। मैं कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया अपने मालिक को कि मैं 1 सितंबर तक, मान लो 1 सितंबर तक पूरी रोड तैयार कर लूँगा, ठीक है। वादा किया, पर उसके बाद क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर ने वादा तोड़ दिया, तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने वादा किया था 1 सितंबर को मैं पूरा कर दूंगा रोड, बट वो नहीं कर पाया बेचारा। तो अब क्योंकि उसने वादा किया था तो उसको क्या करनी पड़ेगी? पेनल्टी भरनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी? 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। अगर पहले एक दिन लेट हो गया, मतलब 1 सितंबर की जगह उसने 2 सितंबर को तैयार करके दी रोड, तो उसको लगेगा 200 रुपया। तो पहला पेनल्टी कितनी, फर्स्ट डे की कितनी होगी? पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है? 200 रुपये। सेकेंड दिन अगर उसने मान लो 1 सितंबर को देना था, 2 दिन बाद दिया, फर्स्ट को नहीं दिया, मतलब सेकंड को भी नहीं दिया, थर्ड को दिया, 2 दिन वेट और को करना पड़ेगा, तो अब उसकी पेनल्टी हो जाएगी 250, मतलब सेकंड दिन की पेनल्टी उसकी 250 रुपये उसको अलग से देनी पड़ेगी। थर्ड डे की पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी 300 रुपीज़। यानी कि हर दिन उसकी पेनल्टी क्या बढ़ रही है? 50 रुपये से बढ़ती जा रही है, 50 रुपये से बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ध्यान सुन लो, अगर मैं फिर समझा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है किसी को डाउट आ सकता है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि बेटा ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 2 दिन लेट किया काम, मान लो 2 दिन लेट किया, मतलब 1 सितंबर की जगह मैंने 3 सितंबर को दिया, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 250 ना, गलत सोच रहे हो तुम। पहले दिन के 200 रुपये देने पड़ेंगे, 200 की मैंने पत्ती निकाल के दी पहले दिन। दूसरे दिन मुझे 250 की पत्ती अलग से देनी पड़ेगी बेटा, यानी कि अगर मैं 2 दिन डिले कर दूंगा काम तो मुझे 450 रुपये भरने पड़ेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुन लो। एक दिन काम डिले हुआ तो मेरे से वो बंदा 200 रुपये ले जाएगा, कहेगा 200 रुपये लाओ मेरे 200 रुपये, पैसा निकाल मेरा, तो मैं उसको 200 रुपये दूंगा पहले दिन। मान लो मैं 2 दिन डिले कर दिया, तो पहले दिन तो 200 रुपये ले गया वो, है ना, पहले दिन तो 200 रुपये ले गया। दूसरे दिन वो फिर आएगा और मेरे से अब वो 250 रुपये ले जाएगा और एक्स्ट्रा 250 और ले जाएगा, मतलब टोटल कितने ले गया वो मेरे से 2 दिन में? 450, ठीक है। तो अगले दिन तीसरे दिन आएगा, अगर तीसरे दिन भी काम नहीं हुआ तो 300 रुपये ले जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
समझ आ गई इतनी बात? यानी कि ये फर्स्ट डे की पेनल्टी है, ये सेकंड डे की, और ये थर्ड डे की, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। और अगर आपने 3 दिन के बाद काम दिया तो आपको ये तीनों देने पड़ेंगे, 200, 250 और 300 प्लस करके देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब वो कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कितनी पेनल्टी भरेगा वो अगर उसने 30 दिन के लिए काम डिले कर दिया। 30 दिन के लिए मतलब 30 दिन लेट हो गया वो। ठीक है, अगर 1 दिन हुआ तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, 2 दिन हुआ तो उसको दोनों देने पड़ेंगे, दोनों, है ना, दोनों ऐड करके। ऐसी 30 दिन लेट हो गया तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे सम निकालना है। मुझे पता है बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है कि सम निकालना है या ए एन निकालना है, बट मैं यहाँ कह रहा हूँ सम निकालना है, सम ऑफ 30 डेज। ठीक है, सम ऑफ 30 डेज। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पहले दिन का जो आपका पेनल्टी है वो तो देना ही पड़ेगा आपको, दूसरे दिन में अलग से 250 रुपये देने पड़ेंगे, तो टोटल तो 450 हो गए ना, ऐड करना पड़ रहा है। ऐसे 30 दिन के लिए आपको सारे ऐड करनी पड़ेगी पेनल्टी, सारी पेनल्टी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए सम निकालेंगे। तो ये कन्फ्यूजन होती है कि सम निकालना है या ए एन निकालना है, तो यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, क्योंकि पेनल्टी हर दिन की ऐड हो रही है। तो S30 निकाल लो, n/2 यानी कि 30/2 ब्रैकेट में 2 है। पहले दिन की पेनल्टी कितनी है? 200 रुपये है, तो 2 × 200 प्लस n-1 है। n कितना है? अगेन 30 - 1। और d कितना है? कितने से पेनल्टी बढ़ रही है आपकी? 50 रुपये से बढ़ रही है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा भी हुआ है 50 रुपये से बढ़ रही है, और यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो, 50 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 2 से काट दिया 30 को, ये आ गया 400, और ये आ गया 29 × 50। ठीक है, 29 × 50 तो आ गया 15, 400। 29 को 50 से करो तो 29 10 होता है 290, 29 10 290 होता है, सबको पता है। उसका आधा कर दो, 29 का आधा कर दो, तो मतलब कितना आएगा? 145। 29 को 5 से करने पे कितना आ रहा है? 145, और 0 लगा दिया। अगर बाई चांस कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो बेटा कोई बात नहीं, आप खुद से कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई भी तो खाली मल्टीप्लाई तो करना है, बट मैं आपको ओरली करना सिखा रहा हूँ कि अच्छा ओरली करना हो तो कैसे करते हैं। 400 में 1400 ऐड कर दो तो कितना होता है? 1800, और क्योंकि 50 है तो यहाँ पे 1850 कर दिया। अब फाइनल करना है आपको 185 को 15 से करना और एक 0 लगा देना। ठीक है, 185 को 15 से करना और एक 0 लगा देना। बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर? बताइए जल्दी, कितना आ रहा है इसका आंसर? तो बेचारे को कितनी पेनल्टी देनी पड़ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई करो 2 7 7 50, बेचारा 27,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको। यानी कि देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे ₹27750 एज पेनल्टी, मतलब पेनल्टी उसकी बेचारे की 27,750 रुपये लग जाएगी। ठीक है, 27,750 पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कि पहले दिन में पेनल्टी 200 लग रही है, अगले दिन में 250 और लग रही है, अगले दिन में 300 और लग रही है। ठीक है, मैं बार बार और पे फोकस कर रहा हूँ कि आपको पहले ये मत सोचना कि सिर्फ इसमें 50 रुपये देने पड़ रहे हैं ना, 200 रुपये तो ले ही रहे पहले दिन के, फिर अलग से 250 रुपये अलग दिन दूसरे दिन के ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस वॉज 15th क्वेश्चन। अच्छा था, ठीक था क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड में ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है। मैंने बोला हुआ पहले कि 15 से लेकर 20 तक ये 6 के 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कंसेप्चुअली थोड़े से अलग भी हैं। ठीक है, तो वो देख लेंगे एक बार, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या कह रहा है? अ सम ऑफ 700 रुपीज़ इज़ टू बी यूज टू गिव 7 प्राइजेस। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 700 रुपये मेरे पास हैं, मेरे पास 700 रुपये हैं, और मुझे ना इसको 7 बांटने हैं, इसके 7 हिस्से करने हैं, 7 हिस्से करने हैं, 7 हिस्से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से करने हैं, इसको 7 उससे बांटना है। कैसे बांटना है? कैश प्राइजेस बांटने हैं स्टूडेंट्स को। क्या बात है, तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, 700 रुपये मिलने वाले तुम्हें ऑफ अ स्कूल। ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत से, फोकस करो, फोकस। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 लेस दैन द प्रीसीडिंग प्राइस। अब कुछ सोचना है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा, जो बच्चा सेकंड आएगा, जो थर्ड आएगा, जो फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा और सेवन्थ आएगा, क्या सबको सेम प्राइस मिलेगा? तो फिर फर्स्ट आने का क्या फ़ायदा हो गया? कुछ नहीं हुआ, ठुल्लू हो गया। तो इसलिए पहले वाले बच्चे को ऑब्वियसली बात है ज़्यादा प्राइस मिलता है, सेकंड वाले को थोड़ा कम, थर्ड वाले को और कम, ऐसे और कम। तो 20 रुपये कम करते जा रहे हैं हम, हर प्राइस से 20 रुपये कम करते जा रहे हैं। मतलब मान लो, मुझे नहीं पता कितना प्राइस है, मान लो पहले वाले बच्चे को मिल रहा है
कितना भी दें इसको, मान लो 180 दे रहे हैं, मान लो, सिर्फ मैं अज्यूम करवा रहा हूँ बेटा, मान लो इसको 180 मिल रहा है, तो अगले वाले को कितना मिलेगा, इसका 20 कम, यानी कि 160। सिर्फ ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जितना भी पहला बंदे को प्राइस मिलेगा उससे कम मिलेगा, दूसरे वाले को 20 रुपये कम मिलेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, बताओ पहले बच्चे को कितना पैसा मिला, दूसरे वाले को कितना मिला, तीसरे को कितना मिला, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था। क्वेश्चन समझ आ गया। 700 रुपये पूरे पड़े हैं मेरे पास, 7 पार्ट्स में बांटने हैं इन सच अ वे दैट फर्स्ट वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा प्राइस मिले, सेकंड वाले को उससे 20 कम मिले, थर्ड वाले को उससे भी 20 कम मिले, फोर्थ वाले को उससे भी 20 कम मिले, ऐसे चलता रहे, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो लेट फर्स्ट प्राइस जो है, हमें पता है क्या, फर्स्ट प्राइस नहीं पता, फर्स्ट प्राइस बी एक्स, पहला प्राइस एक्स मान लिया, तो ए पी क्या बनेगा, एक्स, पहला प्राइस एक्स। अब जो सेकंड नंबर पे बच्चा आएगा वो उसको 20 रुपये कम मिलेगा, यानी कि एक्स में से जितने भी मिलने थे उसमें से 20 कम कर दो। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, मान ले पहले बच्चे को एक्स रुपये मिल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 180 रुपीज़ मिल गया मान लो, तो उसमें से आपने 20 घटाए दूसरे वाले बच्चे के पैसे निकालने के लिए। यहाँ पे भी अगर मान लो पहले वाले बच्चे को एक्स पैसा मिल रहे हैं, उसके सेकंड वाले को क्या मिलेंगे, सेम तो मिलेंगे ही नहीं, उसके कम हो जाएंगे 20 रुपये, तो एक्स माइनस 20। ऐसे ही थर्ड वाले को कितने मिलेंगे, एक्स माइनस 40, 20 यहाँ कम हुए थे, 20 और कम कर दो यहाँ पे, तो माइनस 20 की जगह माइनस 40, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। कितने बच्चे हैं हमारे पास, 7 बच्चे हैं। ये फर्स्ट प्राइस था, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे कोई 7th बच्चा भी होगा, 7th, 7 बच्चे हैं, 7th प्राइस है, ठीक है। 7 बच्चे हो गए, आपसे पूछ रहा है कितना कितना प्राइस है, तो अब आपको सोचना है कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है। ए देखो, ए जो है पहला टर्म है वो एक्स है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहला प्राइस एक्स है, ठीक है। जो डी है यहाँ पे -20 है, 20 नहीं है, यहाँ पे डी -20 है। कैसे, अरे 20 से कम होता जा रहा है ना, जैसे मान लो इसको 180 मिले और इसको 160 मिले, तो गैप कितना आया, गैप 20 का आया, -20 का गैप आया, -20 का गैप आया, क्योंकि कम होता जा रहा है प्राइस, डिके हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, प्लस मत कर देना, -20 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस जो है वो माइनस है, क्योंकि फर्स्ट बच्चे को जितना मिलेगा सेकंड वाले को उससे 20 कम मिलेगा, कम का मतलब है -20। अच्छा, टोटल बच्चे कितने हैं हमारी उसमें प्राइस में, 7 बच्चे हैं, 7 प्राइसेस हैं, तो 7 हो गए। और टोटल पैसा अपने पास कितना पड़ा है, टोटल पैसा कितना पड़ा है, 700 रुपये, 700 ही तो 7 बच्चों में बांटना है, तो ये डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आप एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम कितना दिया हुआ, कितना पैसा पड़ा है टोटल आपके पास, 700, और 700 को ही 7 हिस्सों में बांटना है आपको, और n की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू आपको x लिया आपने तो 2x लिख दिया, n की वैल्यू 7 - 1 6 हो जाएगी, और d की वैल्यू -20, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। तो ये 700 उधर जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 700 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1400 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट में 2x, 7 - 1 कितना होता है 6, 7 - 1 कितना होता है 6, 6 2 ज़ा 12, तो -120 आ जाएगा। कैसे, 6 2 ज़ा 12 किया, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 किया, और 0 का 0 लगा दिया, और नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन लगा दिया, क्लियर। अभी 7 जो है नीचे डिवाइड में जाएगा, तो 1400 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120। ये दोनों कैलकुलेट नहीं हो सकते, बिकॉज ये x वाली टर्म है और ये नॉन x वाली टर्म है, कटेगा 200 आ जाएगा, 200 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120। ये माइनस का 120 है। अच्छा, किसी के मन में आएगा कि 2 को नीचे भेज देता हूँ, नहीं जा सकता बेटा, पहले यही जाएगा उधर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, पहले ये नहीं जा सकता, पहले इसको लेके जाना पड़ेगा, तो 320 हो गया, 2x, अब ये 2 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 320 डिवाइड बाई 2 160, यानी कि पहले बच्चे का प्राइस कितना आ गया, फर्स्ट प्राइस कितना आ गया, फर्स्ट प्राइस कितना आ गया, x की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट प्राइस कितना आ गया 160 रुपये। सेकेंड प्राइस कितना होगा, इससे 20 कम, सेकेंड प्राइस कितना होगा, 160 से 20 कम कर दो, यानी कि 140। थर्ड प्राइस क्या होगा, 20 और कम 120। फोर्थ प्राइस 20 और कम 100, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 60, 3 और 3 6, और लास्ट होगा 40 रुपया।
तो ये थर्ड प्राइज़ है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, बस इसमें पढ़ने का वो है कि आपको समझ आना चाहिए पढ़ के कि टोटल सम 700 रुपये है और हमें इसको 7 हिस्सों में बांटना है। कैसे पता 7 हिस्सों में बांटना है? क्योंकि 7 प्राइजेस देने हैं आपको, ठीक है। और हर बच्चे के प्राइस में कितना गैप है? 20 का गैप है, यानी कि अगर पहले को प्राइस मिल रहा है 160 तो दूसरे को कितना मिलेगा? 20 कम। तो यानी कि अगर पहले को x मिल रहा है तो दूसरे वाले को क्या मिलेगा? x - 20, ठीक है। दिस वॉज द लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो सही क्वेश्चन हैं। अच्छा पढ़ लेते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, क्या बात है, बच्चे कह रहे हैं कि पेड़ उगाएंगे, उगाओ, एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। हाँ जी, पोल्यूशन तो बहुत है दिल्ली में वैसे ही, ठीक है। कह रहे इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं ये डिसाइड हुआ कि नंबर ऑफ पेड़ हर एक सेक्शन उतने लगाएगा, हर एक सेक्शन उतने लगाएगा, नंबर ऑफ पेड़ कितने लगाएगा? हर एक सेक्शन उतने लगाएगा, ईच सेक्शन जितना ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज क्लास। अभी मैं समझाता हूँ उसका मतलब। इसमें कह रहा है एग्जाम्पल लो, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 के जो बच्चे हैं वो एक पेड़ लगाएंगे, एक सेक्शन क्लास 1 का एक सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा? एक पेड़ लगाएगा। क्लास 2 का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा क्योंकि क्लास 2 है। ऐसी क्लास 12 के कितने लगाएंगे? 12 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, आप बताओ कितने पेड़ लगेंगे? नहीं समझ आया? एक बार देख लो। फर्स्ट क्लास, मान लो फर्स्ट क्लास में ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और सी सेक्शन है, क्लियर। तो ये ए सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? एक ही लगाएगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। बी कितना लगाएगा सेक्शन? अगेन एक लगाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। सी कितना लगाएगा? एक लगाएगा। अभी भी नहीं समझ आया? देखो एक बार फिर से। सेकंड क्लास 2, नर्सरी नहीं है इसमें, ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है। इसमें मान लो ए सेक्शन है, बी सेक्शन है और सी सेक्शन है, क्योंकि 3 सेक्शन बोल रखा है उसने, हर एक क्लास के 3 सेक्शंस है। अब ए सेक्शन कितने लगाएगा? 2 लगाएगा, क्यों? क्योंकि क्लास 2 की बात कर रहे हो आप, उसने कहा रखा है, ऐसी है लॉजिक। बी सेक्शन भी 2 लगाएगा, सी सेक्शन भी 2 लगाएगा। अभी भी नहीं समझ आया? एक बार फिर से देख लो। थर्ड क्लास जो है उसके बच्चे में भी 3 सेक्शंस हैं। ए सेक्शन कितने लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास के बच्चों की बात है। बी सेक्शन कितने लगाएगा? 3, क्योंकि थर्ड क्लास के बच्चों की बात है, एंड 3, ठीक है। ऐसे अगर मान लो 12th का मैं सोचूँ, 12th का क्लास 12 मतलब XII क्लास 12, ए सेक्शन होगा, बी सेक्शन होगा और सी सेक्शन होगा, ठीक है। ये कितने लगाएंगे? 12 पेड़ लगाएंगे मिलके, क्यों? क्योंकि ये 12वीं में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। ये भी कितने लगाएंगे? 12 लगाएंगे। ये भी कितने लगाएंगे? 12 लगाएंगे। ऐसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक लगाना है। 12 क्लास के बच्चे पेड़ लगाएंगे। अब ध्यान सुनना, AP क्या फॉर्म होगा आपका? AP फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगा रहे हैं? आप कहोगे 1। हाँ बेटा, एक ही लगा रहे हैं, बट मिल के कितने लगा रहे हैं? एक 3 सेक्शन थे तो मिल के कितने लगाए फर्स्ट क्लास ने? 3, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्लास कितने लगा रहे हैं? पहला सेक्शन 2 लगा रहे हैं, अगला सेक्शन 2, अगला 2, यानी कि मिलके कितने लगा रहे हैं? 6। ऐसी थर्ड सेक्शन कितने लगा रहे हैं? 3, यानी कि 9। ऐसी फोर्थ सेक्शन के कितने लगाएंगे? ऑब्वियस है 12, और ये चलता जाएगा और 12वीं के बच्चे कितने लगाएंगे? 12th के बच्चे कितने लगाएंगे? 12 + 12 + 12 यानी कि 36। अब बताओ टोटल कितने पेड़ लगे? तो ऐड कर लो, 3 + 6 + 9 + 12, ऐड करते रहो। तो ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? सम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? SN। बहुत बढ़िया। तो अब आप इसमें खुद सोच के बताओ, SN वाला छोटा फॉर्मूला चलेगा अपने को? इसमें SN का छोटा फॉर्मूला अपने को चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिकॉज AN इज लास्ट टर्म इज गिवन। बेटा जब भी लास्ट टर्म गिवन होगी और SN लगाना है, SN निकालना है आपको, सम निकालना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। आई रिपीट कि अगर क्या बड़ा फॉर्मूला लगा देते तो कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट मैं आपको लॉजिकली थिंक करना बता रहा हूँ कि क्या करना होता है। अच्छा, अब n की वैल्यू की तो दी नहीं हुई हो, बड़ा अगर ध्यान से सोचो तो दिए रखिए बेटा। कितनी क्लासेस हैं? ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 12th है, यानी कि आखिरी क्लास 12th होएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू
12 लेनी पड़ेगी। ए की वैल्यू 3 और लास्ट टर्म इज 36। ठीक है, 36 किस कौन सी क्लास के लिए? 12th क्लास के लिए, 12वीं पोजीशन है ये, 12वीं। तो आंसर आ जाएगा 6 × 39 एंड दिस विल गिव अस 640 का कितना होता है? 240। 240 में से 6 काट लो तो 234 इज आर आंसर, यानी कि ये 234 पेड़ लगा देंगे मिलके सारे बच्चे। ठीक है, 234। तो आप लिखोगे therefore 234 trees will be planted by the students। क्लियर? ठीक है, तो ये 17 का क्वेश्चन था आपको। ठीक था ये भी क्वेश्चन, बस एक बार पढ़ लोगे तो आपको हाँ समझ आ जाएगा कंसेप्चुअली। कोशिश किया करो वर्ड प्रॉब्लम्स को ना 2-3 बार पढ़ा करो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ देख लिया कर लिया खत्म कहानी। एक बार 2-3 पार्ट पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, रिव्यू करो। कर भी लिया ना, अभी एक क्वेश्चन कर लिया आपने, अभी एक बार फिर से पढ़ो, थोड़ा बेटर और बेटर अंडरस्टैंड होगा आपको। चलिए 18वां। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और मैंने बोला था कि कुछ कॉन्सेप्चुअली अलग हैं, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अलग हैं, तो उसमें से एक ये आ चुका बेटा, इसमें बहुत सारे स्टार लगा लो। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मतलब क्या, थोड़ा लॉजिक हल्का सा आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। मतलब लगाना तो एपी का ही लॉजिक है, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हल्का सा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आ जाइए, कह रहे हैं अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पायरल बनाना है और सेमी सर्कल है उसमें। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सेमी मतलब हाफ, सर्कल मतलब सर्कल गोल। तो सेमी सर्कल मतलब कि हाफ सर्कल बनाना है। जैसे ये पूरा सर्कल है ना, तो हाफ सर्कल मतलब ऐसे। ठीक है, ये सेमी सर्कल। अच्छा, विथ सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 इतना इतना एज शोन। मतलब आपने यहाँ पे कंपास रखा, सेंटर माना और 0.5 की रेडियस खोली, 0.5 की रेडियस खोली और ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया। ठीक है, मार्क कर दिया। क्लियर? अब बी पे रखा कंपास, बी पे कंपास रखा, बी पॉइंट पे, और अब रेडियस कितनी खोली? 1 पे। बी पे रख के खोला 1 पे। ठीक है, खुल गया। अब फिर से ए पे रखी, दोबारा से ए पे, अब कितना खोलना है? 1.5। अब आपने खोल दिया, यहाँ पे रख के कंपास 1.5। बचपन में बनाते थे यार हम तो, ये बहुत बनाते थे सर स्पायरल। ठीक है, और फिर अब ए पे रखा था, अब बी पे फिर से रखना है 2, यहाँ पे रख के फिर से 2 का बनाओ। 2 का कैसे बनाओगे? यहाँ से, यहाँ पे कंपास रख के पूरा ये तक, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलेगा? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्पायरल मेड फॉर 13 बार करना है आपको। मैंने कितनी बार किया? ये 4 बार किया था, है ना। पहले मैंने यहाँ रखा था, एक बना, फिर यहाँ रखा, ये बना, फिर यहाँ पे बीच में रखा, ये बना, फिर यहाँ लास्ट में रखा, फिर ये बना। तो 4 किए थे मैंने। ऐसे कह रहा है 13th का लेंथ कितना होगा वो बताओ। क्वेश्चन थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बड़ा। ठीक है, देखिए, यानी कि आपको ये जो लेंथ है ये वाली, अगर मुझे खाली मान लो खाली मेरा ये कर्व बना होता, खाली मेरा इतना ये बना होता ए, और ये लेंथ बनी होती L1। ठीक है, L1 लेंथ, अगर खाली L1 लेंथ बनी होती तो ये जो लेंथ है वो कैसे निकालते यार? ये तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा। ये लेंथ जो बन रही है ये कितना लंबा है, मुझे क्या पता था भाई, मुझे कैसे पता चलेगा लंबा कितना? आप बोलोगे 0.5 दिया तो है बेटा, नहीं, गलती नहीं करनी। 0.5 तो रेडियस है इसकी, 0.5 इज रेडियस, ये रेडियस दे रखी है इसकी, लेंथ नहीं दे रखी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0.5 रेडियस दे रखी है, लेंथ नहीं दे रखी बेटा। तो आपको लेंथ के निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर सर्कल का कितना होता है? सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री। अगर पूरे सर्कल का 2πr है, अगर पूरे सर्कल का 2πr पेरीमीटर है, तो आधे का कितना होगा भाई? हाफ का कितना होएगा? आधा कर दो, 2πr को आधा कर दे बेटा, और क्या। तो 2πr का आधा करने का मतलब क्या बचता है? सिर्फ πr बच जाएगा। मतलब आधे सर्कल का कितना होता है? πr होता है। आई रिपीट, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, आधे सर्कल का कितना होगा? πr। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पायरल, जो पहला स्पायरल बनाया आपने, ये किसका लेंथ क्या होएगा? πr। पहले रेडियस कितनी मार्क करी आपने? 0.5। तो ये आपका पहला लेंथ आया। ऐसे जो दूसरा लेंथ है सेकंड स्पायरल का, वो कितना आएगा? πr, यानी कि पाई
इंटू आर। तो पहली लेंथ आपने 0.5 की बनाई थी रेडियस, अब दूसरी कितनी बनाई है, 1 की बनाई है, तो इंटू 1 कर दो। ऐसी थर्ड स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल कितनी होगी, पाई तो आएगा ही आएगा, और आर कितना है 1.5, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट करूँ, किसी को नहीं समझ आया तो क्वेश्चन में आपको ये रेडियस दी हुई है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है लेंथ। लेंथ मार्क कर लो बेटा, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। तो ये कितना लंबा है स्पाइरल, ये 0.5 जितना लंबा नहीं है, क्योंकि 0.5 तो रेडियस है बेटा, रेडियस ये 0.5 है, रेडियस इज 0.5 नॉट लेंथ। लेंथ निकालने के लिए क्या किया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, बट ये तो सेमी सर्कल है तो दैट्स वाई पाई आर। फिर क्या किया, पहली लेंथ निकालने के लिए पाई को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी लेंथ को निकालने के लिए पाई को रेडियस से, एंड सो ऑन। दिस वाज द क्वेश्चन। यानी कि एपी क्या बनेगा हमारा, 0.5 पाई पहला, दूसरा 1 पाई, या फिर पाई एक ही बात है, 1 इंटू पाई एक ही बात है, 1 पाई, और ये कितना बनेगा 1.5 पाई, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इन सब का लेंथ टोटल करके बताओ, प्लस करके बताओ, प्लस करके कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ, मतलब इसको ऐसे करते रहो 12 बार 13 बार करते रहो, प्लस करते रहो। जब भी प्लस करना है आपको सारी चीज़ों को, तो क्या निकालना होता है, जब भी प्लस करना होता है सारी चीज़ों को, तो आपको क्या निकालना होता है, सम। बिल्कुल सही, सम। अब एस एन का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी लोगे, क्योंकि कितने स्पाइरल बनाने के लिए बोला है उसने, 13 बनाने के लिए बोला 13, तो आप एन की वैल्यू 13 लोगे, यानी कि सम ऑफ 13 स्पाइरल्स इज इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू पाई की वैल्यू 0.5 पाई प्लस 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू, डी तो निकाला ही नहीं यार, तो डी निकाल लो। डी की वैल्यू क्या है, A2 - A1, A2 कितना है पाई, माइनस A1 कितना है 0.5 पाई। ऐसा सोचो 1 पाई, एक एप्पल में से आपने आधा एप्पल खा लिया, एक में से ये आधा ही होता है ना, 0.5 इज हाफ, 0.5 इज नथिंग बट हाफ। एक एप्पल में से आधा खा लिया आपने, एक एप्पल था पूरा आपके पास, एक एप्पल था पूरा, आधा खा लिया, आधा खा गए, तो कितना बचा, कितना दिख रहा है, आधा, यानी कि 0.5 एप्पल बच जाएगा, यानी कि पाई बच जाएगा। ठीक है, 0.5 पाई डिफरेंस है आपका, यहाँ पे आप लिख देंगे 0.5 पाई। ठीक है, किसी के मन में आएगा कि पाई की वैल्यू डाल दो ना, क्या तकलीफ है, बेटा तकलीफ कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, लास्ट में करना, अभी आपको पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने करी पाई की वैल्यू ख़त्म, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। 2 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा 1, है ना, कैसे 5 इंटू 2 कितना होता है, मैं कर देता हूँ आपको, 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है, और क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 1.0 इज़ नथिंग बट 1। ठीक है, प्लस 13 - 1 कितना होता है 12 इंटू 0.5 पाई, डेसिमल शिफ्ट हुआ, यहाँ पे 10 आ गया। अब 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो कितना आ रहा है 13/2, और यहाँ पे 1 पाई बचा था, यहाँ पे 6 पाई 1 पाई प्लस 6 पाई कितना होता है 7 पाई। ठीक है, आंसर कितना है, अब डाल दो पाई की वैल्यू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 गया, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, 13 इंटू 11 कितना होता है, 13 इंटू 11 इज़ 141, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, यानी कि आपकी लेंथ कितना है स्पाइरल की पूरी की 141। एक बार फिर से ओवरव्यू ले लो क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टार मार्क कर लेना। लॉजिकल मैंने सब कुछ बताया आपको, एक ही चीज़ ब्रेक करके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लो इस क्वेश्चन को, एंड अगर डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। चलिए, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आया भी हुआ है, ठीक, केस बेस में आ भी सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि पढ़िए क्वेश्चन, 200 लॉग्स हैं आपके पास, कितने लॉग्स हैं 200, टोटल 200 लॉग्स हैं आपके पास। ठीक है, 200 लॉग्स हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, आपने इसको फॉलोइंग मैनर में स्टैक किया, एक के ऊपर एक लगाया है। पहले 20 लॉग्स लगाए हैं, फिर 19 लॉग लगाए हैं, फिर 18 लॉग लगाए हैं, एंड करते गए आप। बताओ कितनी रोज़ बन जाएंगी,
मतलब समझ सा नहीं आया कुछ यार। देखो डायग्राम देखो बुक में, ठीक है, बुक में डायग्राम देखो, दिख रहा होगा क्लियरली। तो पहली जो रो है, ये जो फर्स्ट रो दिख रही है आपको, जो सबसे बॉटम में है, सबसे बॉटम सबसे नीचे में, इसमें कितनी लकड़ी लगाई है इसने? 20 लगाई है, ये सारे 20 पीस लगाए हैं, ठीक है 20। उसके जो ऊपर रो है उसमें 19 लगाए हैं, 19। उसके ऊपर कितने लगाए हैं? 18। अगले किसमें कितने लगाएगा? 17, 16, ऐसे करता जाएगा, लगाता जाएगा। बट टोटल लॉक्स कितने पास उसके पास? सिर्फ 200 ही है, याद रखना। उसके पास लॉक्स कितने हैं? 200 ही हैं। टोटल कितने हैं? 200। मतलब यहाँ 20 लग गए, यहाँ 19 लग गए, यहाँ 18 लग गए, बट टोटल कितने पास पड़े हैं अपने? 200 ही पड़े हैं, 200 लॉग्स हैं। तो आपसे पूछ रहा है कितनी रोज़ कितनी हो जाएंगी, जैसे 1 रो, 2 रो, 3 रो, कितनी रोज़ बना पाओगे आप 200 लॉग्स से? ये क्वेश्चन है, ठीक है। 200 लॉग से कितनी रोज़ बना पाओगे? दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉजिकली समझ आ गया क्वेश्चन हमें। 200 लॉग्स हैं अपने पास। पहले रो में कितनी लॉग्स थी? 20, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 20। अगले में कितनी थी? 19। अगले में कितनी थी? 18 एंड सो ऑन, चलती जाएगी, ठीक है। टोटल लॉग्स कितनी है? 200 ही लॉग्स हैं बेटा टोटल। मतलब इन सबको प्लस करके कितना आएगा? 200 आएगा। आई रिपीट, पहले रो में 20, अगली में 19, अगली में 18, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि लास्ट रो हो जाएगी आपकी। लास्ट रो में कितनी लॉग्स जाएंगी वो आपको निकालना है, ठीक है। लास्ट रो में सबसे पहले कितनी रोज होंगी और कितनी लॉग्स होंगी उसमें। टोटल लॉग्स कितनी है अपने पास? सिर्फ 200 लॉग्स हैं, ठीक है, 200 लॉग्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 20, ठीक है। एन की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू क्या है? A2 माइनस A1, यानी कि 19 माइनस 20 -1 आएगा। -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि AP डिक्रीजिंग है, कम होता जा रहा है। और एक बस दिक्कत आ सकती है समझने में, सम इसका 200 है बेटा। कैसे बेटा? वही तो मैं समझा रहा हूँ कि 20 लॉग पहले में लगा दी, अगली में 19 लगाई, अगली में 18 लगाई, ऐसे आपने जितनी भी रोज़ बनाई होंगी उन सबको प्लस करके कितना आएगा? 200 ही आएगा, क्योंकि 200 लॉग्स टोटल अपने पास पड़ी हुई हैं। तो देयरफॉर SN की वैल्यू 200 है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे n निकालना है, और n आपको पता है जब भी निकालना होता है n, तो हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। जब भी SN के फॉर्मूले से n निकालना हो पड़ता है आपको, बड़े वाले फॉर्मूले से, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। अपने आप आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना, अपने आप ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 200, n/2 ब्रैकेट में 2a, 2 × 20 प्लस n-1 × -1, डी की वैल्यू -1 है, 2 इधर चला जाएगा, तो 400 इज इक्वल्स टू n। 2 × 20 कितना होता है? 40। अब -1 को n से करोगे तो -n, यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, -1 को -1 से करोगे तो +1 आएगा, ठीक है। गलती मत करना कि यहाँ पे -1 लिख के बैठ जाओ। n, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 40 और 1, 41 आ जाएगा -n, ठीक है। तो 400 इज इक्वल्स टू 41n -n²। इसको और इसको दोनों को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो माइनस का n² है, उधर जाके प्लस का n² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 41n है, तो माइनस का 41n हो जाएगा। और इसने अपनी जगह छिड़ी नहीं, ये तो बेचारा लेफ्ट पे ही था, तो इसको हमने कुछ नहीं करना, 400। और इधर क्या बचा? अब 0, 0, क्योंकि सबको उधर ले गए आप। अब क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गई ना, n² आ गया। अब या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे तो आपको पता है, सब मैंने आपको सिखाया हुआ है पॉलिनॉमियल चैप्टर में पहले, कि आपको AC ऑन करना पड़ता है ना, AC ऑन करना पड़ता है। तो AC ऑन करने का मतलब क्या है कि n² का कोफिशिएंट क्या है? 1, और अकेले वाले का कोफिशिएंट क्या है? 400। तो 1 × 400, यानी कि 400 के आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। और कौन सा फैक्टर आप सिलेक्ट करोगे? फैक्टर विल बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट उसको प्लस माइनस करके, उस फैक्टर को प्लस या माइनस करके कितना आए? 41 आए, ठीक है। तो इसको करिए आप, कितना आएगा? प्लस माइनस करके ये आना चाहिए आपका, कितना आएगा? करिए, पेयर बनाइए इसका। अगर नहीं आ रहा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4th चैप्टर में जो दिया गया, ठीक है। ये आगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 41 को आपने तोड़ा 16 और 25 में, तो माइनस माइनस प्लस करके 41 ही आएगा, है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 ही आएगा, ठीक है। तो अब इसमें से n कॉमन ले लोगे पहले दो टर्म में से, तो कितना आएगा? n-16। और इन दोनों में से अगर आप यहाँ पे जो आता है सेम यहाँ पे भी आता है, आपको पता है ना, ये बात आपने सीखी हुई है। तो या इस टर्म में से और इस टर्म को अगर आप देखो तो क्या गायब हो गया? क्या गायब हुआ? -25 गायब हो गया।
यानी कि -25 आपने कॉमन लिया होगा। तो n की वैल्यू, n के दो फैक्टर्स क्या आएंगे, n-16 एंड n-25। अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एक आएगी n की वैल्यू 16 और एक आएगी n की वैल्यू 25। अब यार ये कुछ लॉजिकली समझ नहीं आई एक बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि रोज़ 16 भी हो सकती हैं और 25 भी हो सकती हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि रोज़ नंबर ऑफ रोज 16 भी हो सकती है 25 भी हो सकती हैं। जब लॉग्स 200 ही हैं तो रो या तो 16 आएंगी या तो 25 होएंगी, दोनों कैसे हो सकती हैं, यानी कि इन दोनों में से एक का आंसर गलत है। कैसे निकालूँ गलत कौन सा है, मैं क्या करता हूँ, A16 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। A16 का मतलब है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में A16 का मतलब क्या है कि जो 16वीं रो है, 16th रो है, जो भी आप, जिसमें आपको फिगर दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट रो थी ना बेटा, ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, थर्ड रो थी, ये तीसरी रो है पूरी, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है। ऐसी जो 16वीं रो होगी 16th वाली, उसमें कितने लॉग्स हैं, जैसे फर्स्ट रो में कितने लॉग्स हैं, 20 हैं, सेकंड रो में कितने लॉग्स थे, 19 थे, थर्ड रो में कितने लॉग्स थे, 18 थे। वैसे 16th रो में कितने लॉग्स होंगे, मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो A16 का मतलब क्या होता है, A प्लस कितना D, 15D, A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 15 इंटू -1 कितना आ रहा है 20 -5, यानी कि 5 लॉग्स दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लो। अब A25 निकालो, A प्लस 24D आएगा, A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 24 इंटू -1 कितना आएगा 20 -24 इज इक्वल्स टू -4। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आप कह रहे हो, आपके आंसर क्या, आप कह रहे हो कि 16 भी आ सकता है 25 भी आ सकता है, करेक्ट। आप कह रहे हो 16वीं रो में जो 16th रो है उसमें 5 लॉग्स हैं, ये तो सेंस बना रहा है कि 16वीं रो में 5 लॉग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं 25वीं रो में -4 लॉग्स हैं -4 लॉग्स, ये क्या मतलब हुआ, लॉग्स तो यार पॉजिटिव में आएंगे ना, नंबर ऑफ लॉग्स जो आप लगा रहे हो रो में वो पॉजिटिव में आने चाहिए, नेगेटिव में क्यों आ रहे हैं, यानी कि 25 वाला जो आंसर आ रहा है, ये 25 वाला आंसर, ये पूरा का पूरा आंसर क्या है, इनवैलिड, यानी कि n = 25 क्या है, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि जब हम A25 निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ लॉग्स क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आप लिखोगे सिंस when n = 25 gives negative number of logs, so this value is rejected। ठीक है, तो आपका आंसर क्या क्या है, तो आपका आंसर क्या है, रिजेक्टेड। ठीक है, अब ध्यान सुनो, आपका आंसर क्या है, पूछा क्या था, हाउ मैनी लॉग्स इन द, हाउ मैनी रोज, कितनी रोज हैं, तो रोज कितनी है हमारी 19 है, तो पहला आंसर ये है, हाउ मैनी रोज का आंसर कितना है, 19 रोज हैं आपकी। और एंड हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो, जो सबसे टॉप मोस्ट रो है उसमें कितनी है, तो सबसे टॉप मोस्ट में A16 कितना है 5, यानी कि दो आंसर हैं आपके 16 और 5। क्यों, ये आपको बताया गया कि नंबर ऑफ रोज कितनी लगाई हैं आपने, और जो आखिरी 16वीं रो है 16th रो है उसमें कितने लॉग्स पड़े हैं, सिर्फ 5 लॉग्स पड़े हैं। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन 19। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। एट लास्ट वी आर एट द एंड। ठीक है, 20वां क्वेश्चन करिए। चलिए, इसको भी आपको बताया स्टार लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले लास्ट के 6 क्वेश्चन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर 20th पढ़ते हैं। 20th अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक से तो बेटा इसमें क्या हो रहा है कि एक रेस चल रही है। ठीक है, एक रेस चल रही है, एक कंपटीशन चल रहा है। ये एक बकेट पड़ी है, ठीक है, ये एक काला पॉइंट दिख रहा है, ब्लैक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट, यहाँ पे आलू पड़े हुए हैं, यहाँ एक आलू है, 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 ऐसे आलू पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, बकेट पे आप स्टार्ट करोगे, भाग के जाओगे, भाग के जाओगे, भाग के जाओगे, भाग के जाओगे, जाओगे 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 जाओगे, यहाँ पहुँच गए, यहाँ से आलू उठाया, लड़की उठा चुकी है आलू, ठीक है, पहली यहाँ आलू पड़ा हुआ है, यहाँ से आपने आलू उठाया, वापस आप भाग के गए बकेट के अंदर डालना है। मतलब एट अ टाइम आप एक ही आलू उठा सकते हो, एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही आलू उठा सकते हो। यहाँ पे कितने आलू पड़े हुए हैं, 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 पोटैटोज। क्वेश्चन पढ़ो, 10 पोटैटोज लिखे हुए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, पहले आपको जाना है, एक आलू उठाना है, वापस आना है, फिर दूसरा आलू उठाना है, वापस जाना है, फिर तीसरा आलू उठाना है, वापस जाना है, चौथा आलू उठाना है, वापस जाना है, पांचवा आलू उठाना है, वापस जाना है, ऐसे सारे 10 के 10 उठाने हैं। आपको बताना है डिस्टेंस कितना कवर किया हमारी लड़की ने, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा फिगर देखना पड़ेगा, ध्यान से फिगर देखोगे तभी आपको समझ आएगा प्रॉपरली।
चलिए देखते हैं साथ साथ में। तो इस क्वेश्चन में अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करें तो फिगर क्या था, यहाँ पे एक बाल्टी सी बनी हुई थी, बाल्टी में आलू थे, मतलब आलू डालने हैं आपको, और ये एक नंबर लाइन सी बनी हुई है, यहाँ पे एक आलू था पहला, यहाँ पे दूसरा आलू था, यहाँ तीसरा आलू था, एंड सो ऑन। ये 5 मीटर का गैप था, ये 3 मीटर का गैप था, ये 3 मीटर का गैप था, ये 3 मीटर का गैप था, और ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहला आलू पड़ा है, यहाँ पे दूसरा आलू पड़ा है, यहाँ पे तीसरा आलू पड़ा है, चौथा एंड 10 तक पड़े हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप स्टैंडिंग हो। अगर ध्यान सुनो, पहला आलू उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जाओगे आगे जाओगे आगे जाओगे, 5 पे पहुँच गए, 5 डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है क्योंकि 5 मीटर का डिस्टेंस था, और फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, वापस गए 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 गए, तो 5 और कर दिया। आई रिपीट, अब पहले बकेट के पास खड़े थे, अब गए पहला आलू के पास गए, 5 मीटर कवर हो गया, फिर वापस जा रहे हो तो 5 और कवर हो गया, तो यानी कि टोटल फर्स्ट आलू के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, 10 मीटर कवर करना पड़ रहा है। ठीक है, सेकेंड आलू के लिए अभी ये तो हट गया, ये वाला गया, ये आप बाल्टी में डाल चुके हो, यहाँ पर आप डाल चुके हो। ठीक है, अब बाल्टी के पास से फिर आप भाग रहे हो, 5 भागे 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 भागे, 5 यहाँ तो उठा चुके हो, आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे यहाँ पे पहुँच गए, तो 5 और 3 8 आपने कर लिया, 8, और फिर 8 वापस भी जाना पड़ेगा आलू फेंकने बकेट के अंदर, तो अगला क्या होगा, 16 होगा, 16 मीटर डिस्टेंस होगा। ठीक है, फिर नहीं समझ आएगा, फिर से समझा देता हूँ। सेकेंड आलू भी गया, थर्ड आलू समझ लो, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, बकेट से भागे, 5 मीटर कवर हो गया, यहाँ से आप आलू उठा चुके हो, फिर 3 और, यानी कि 8 मीटर हो गया, यहाँ से भी आप आलू उठा चुके हो, और आगे गए 11 मीटर, यहाँ से आप आलू उठा के वापस ले जाओगे। तो क्योंकि आने में 11 लगा तो जाने में भी 11 लगेगा, यानी कि 11 और 11 कितना होता है, 22। तो ये आपका सीक्वेंस है, और ऐसे कितने आलू उठाने हैं आपको, 10 आलू उठाने हैं। ठीक है, 10 आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया आपने। पहले आलू उठाने के लिए 10 मीटर किया, अगले को 16 मीटर किया, अगले वाले को 22 मीटर किया, ऐसे सबको कितना टोटल भागना पड़ा आपको, तो सबको प्लस कर दो। आई रिपीट, पहले आलू को उठाने के लिए 10 मीटर भागना पड़ा टोटल, पहले आप गए 5 मीटर, वापस 5 मीटर। दूसरे आलू को पहले आप गए 8 मीटर आगे, फिर 8 मीटर पीछे वापस फेंकने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे एक ही आलू उठा सकते हो। ऐसे करते करते आपने 10 आलू उठा लिए, तो बताओ कितना भागे आप टोटल। तो यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम। क्यों, क्योंकि सब डिस्टेंस को बेटा ऐड करना है ना, सारे डिस्टेंस को ऐड करना है, आखिरी वाला डिस्टेंस थोड़ी निकालना है, सबको ऐड करके बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो सम आपको एस एन निकालना पड़ेगा। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, आप इससे पहले ये भी लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू पिकअप फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 + 5। क्यों, 5 आने का 5 जाने का। ऐसी सेकंड के लिए कितना किया, सेकंड पोटैटो के लिए कितना किया, ठीक है, सेकंड के लिए कितना किया, 5 और 3 आने का, पहले 5 और 3 पहले आने वापस यहाँ तक आने का, और फिर 5 और 3 वापस जाने का। ठीक है, तो यानी कि 16। ठीक है, अच्छा, अब n की वैल्यू कितनी डालोगे, 7 की 10 डालोगे, क्योंकि 10 आलू थे। तो s 10, सम ऑफ 10 डिस्टेंसेस, 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 10 + 10-1 इंटू डी, कितना डिस्टेंस आ रहा है इसके बीच में, d कितना आ रहा है, a2 - a1, यानी कि 16 - 10 विच इज़ 6। तो 6 लगा दो। ठीक है, अब 5 आ जाएगा ये, क्योंकि 10 और 2 कट गया, 2 10s 20 प्लस यहाँ पे 9 आएगा, 9 इंटू 6, 6 9s कितना होता है, 54, यानी कि 5, ये कितना हो जाएगा, 64 74। तो 74 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा, 3 कितना होगा, 370। ठीक है, 370, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 370 मीटर, यानी कि इसने 370 मीटर ट्रैवल किया टोटल सारे आलू को पिकअप करने के लिए। ठीक है, तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एपी चैप्टर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो मैंने सबसे पहले आपको करने हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने आपको स्टार मार्क करे हैं,
उनको थोड़े दिन बाद फिर से रीडू करना है। जितने भी स्टार मार्क करवाएं फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक, जितने भी स्टार मार्क करवाएं ज़रूर करना है। और जैसे ही आप ये कर लोगे आप देखोगे कि आपको ऑलमोस्ट ये चैप्टर आ गया है। उसके बाद आप लोग कोई भी बुक उठाओ, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है 10 ईयर्स सैम्पल पेपर या जो भी है, उसमें से AP क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। इस तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा AP। आई होप ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ट्रायंगल्स।